हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप तिवारी साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड्स की तरफ से आपका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोरोना की इस महामारी के समय में सुरक्षित होंगे घरों में अपने। तो बेटा, कल हम लोगों ने बात किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो 11th का हमारा फर्स्ट टॉपिक था। उसमें एक पार्ट था हम लोगों का इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को बेसिक चीज़ें हम लोगों ने बात किया था। अब उसी इक्विवेलेंट वेट को हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करने जा रहे हैं। और इक्विवेलेंट वेट, अब जैसे हमने जो कल कैलकुलेशंस कराए थे 2-3 आपके सामने, उसमें क्या था कि डेफिनेशंस बेस्ड कैलकुलेशंस थी। अब होता क्या है कि कोई कंपाउंड हमको दिया रहेगा और उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा। सपोज करो कि आपको कोई एसिड दिया हुआ है, एसिड दे देगा और कहेगा इस एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इस बेस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, या कोई साल्ट दिया होगा और उसका कहेगा कि उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपाउंड दिया हो, उस कंपाउंड के किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर। थोड़ा सा हमने आपको कल दिखाया भी था। जैसे एक एग्जांपल हमने बात किया था आपसे, क्या कि सपोज करिए कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। एक एग्जांपल यहां से हम लोगों ने एंड किया था उस दिन। कैल्शियम ऑक्साइड है और इसके दो कंपोनेंट हुए, एक कैल्शियम हुआ और एक कौन हुआ, ऑक्सीजन। अब इसमें हमने आपसे एक बात और बोला था कि बेस कौन होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए कितने पर कैलकुलेशन करना था, 1 पर, ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन 8 पर, और क्लोरीन के लिए कैलकुलेशन कितने पर था, 35.5 पर। तो एक साइड में तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन दिखेंगे हमको, लेकिन जो दूसरे साइड में एलिमेंट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होता था। कल यहीं पर हम लोगों ने एंड किया था। अब अगर आपसे कहा जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड है और इस कैल्शियम ऑक्साइड में इस कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो हमने आपसे कहा था कि इसको दो पार्ट में इसे ब्रेक करा लो। एक कैल्शियम वाला पार्ट हुआ, एक ऑक्सीजन वाला पार्ट हुआ। अब क्या हुआ कि कैल्शियम के एटॉमिक मास की अगर बात किया जाए तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 40। कितना होता है, 40 होता है। और अगर यहीं पर बात किया जाए, कैल्शियम का 40 हुआ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 16। अब अगर हम ऐसे कह दें कि जब 40 ग्राम कैल्शियम ने 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया होगा तभी यह कैल्शियम ऑक्साइड बना होगा। क्लियर है। अब आप बताओ, जब 16 ग्राम ऑक्सीजन 40 ग्राम कैल्शियम से रिएक्शन कर रहा है, डेफिनेशन क्या थी बेटा हम लोगों की कि 8 ग्राम ऑक्सीजन इसके कितने मास से रिएक्शन करेगा, ये हाफ हुआ बेटा, तो इसका भी हाफ कितना हुआ, 20। इसका मतलब इस कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, 20। क्लियर। मतलब ये हुआ कि हमारे एक हाथ पर क्या रखा हुआ है, 8 ग्राम ऑक्सीजन रख दिया जाए, एक हाथ पर हमारे क्या रख दिया जाए, 20 ग्राम कैल्शियम रख दिया जाए, और हमसे कहा जाए कि और पूछा जाए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे इन दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट है, इक्वल है। क्लियर। तो इसी को अब हम थोड़ा सा कंपाउंड्स के केस में ले चल रहे हैं इसको, कि कंपाउंड्स के केस में हम लोग इसको कैसे देखते हैं, कोई एसिड होगा, कोई बेस होगा, तो उस पे बात करते हैं। अब इसी पर बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस, हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं किसी एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा एसिड की। 9th-10th लेवल पर हम लोगों को एसिड को डिफाइन किया गया था, तो हम लोग अब डिफिनीशन तो कॉन्सेप्ट तो बहुत से होते हैं एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रिया, वहां पर कई कॉन्सेप्ट आते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट आता है, ब्रास्टलोरी का कॉन्सेप्ट आता है, सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आता है। जो हम लोगों को 9th-10th लेवल पर बताया गया होगा वो क्या था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, उसी पर हम लोगों को लेकर के चल रहा है। ओके। तो बेटा
अगर हम एसिड की बात करें तो कहा जाता है कि द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस H प्लस आयन, the compounds which produces or which furnishes H plus ion in aqueous medium, in aqua means water, वाटर में, पानी में डालने के बाद जो कंपाउंड H प्लस आयन फर्निश करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा। और बेस की अगर हम बात करें तो बेस को कैसे डिफाइन करते थे हम लोग कि द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम कॉल्ड एज बेस। जिसने H प्लस दिया वाटर में डालने के बाद वो एसिड हुआ, जिसने OH माइनस आयन प्रोवाइड किया वो क्या हुआ, बेस हुआ। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, जैसे HCl है हमारा। अब HCl को बेटा सपोज करो वाटर में हम डाल दें, तो वाटर में डालने के बाद ये कौन कौन से आयन प्रोवाइड करेगा, H प्लस और Cl माइनस आयन प्रोवाइड करेगा। अगर हम यहीं पर H2SO4 ले लें और H2SO4 को वाटर में डाल दें तो ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, 2H प्लस एंड सल्फेट आयन प्रोवाइड करेगा। अब आप देखो H प्लस आयन दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। H प्लस आयन दे रहे हैं वाटर में डालने के बाद, एक बात कंफर्म हुई कि क्या हुए, एसिड हुए। बेस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज करो एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डालते हैं, क्या मिलेगा, Na प्लस एंड OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, बताओ कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा, आपको बताया था कल, कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा, जो इसका कोएफिशिएंट चार्ज होगा यहां पर होगा, तो कैल्शियम पर चार्ज कितना हुआ बेटा, +2। OH पर बताया था आपको कितना चार्ज होगा, -1। कितने OH हैं, 2। अब बताओ वाटर में डालने के बाद इन लोगों ने क्या दिया, OH माइनस आयन दिया, तो इनको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्लियर। तो अब बात आती है कि सपोज करो कि हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 और व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकल करके आता है, उसी की हम बात करने जा रहे हैं। ओके, अब इसको बेटा थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब देखो एक टर्म आता है एसिड के लिए, एसिड के लिए एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हम आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। क्या हो रहा है यार, एसिड के लिए हमने क्या बोला, कौन सा टर्म आता है, एसिडिटी, बेसिसिटी, सॉरी बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या है, एसिड कौन था बेटा, जो H प्लस आयन दे रहा था, बेस कौन था, जो OH माइनस आयन दे रहा था। अब जैसे अगर हमने अभी HCl लिखा था आपके सामने, तो HCl क्या बोला कि HCl को वाटर में डाला तो HCl ने क्या प्रोवाइड कर दिया, H प्लस और Cl माइनस आयन। अभी हमने H2SO4 की बात किया, तो H2SO4 को वाटर में डाला तो इसने क्या प्रोवाइड किया, 2H प्लस एंड सल्फेट आयन प्रोवाइड किया। अगर यहीं पर H3PO4 ले लेते हैं हम, तो ये H3PO4 3H प्लस एंड PO4 -3 में ब्रेक हो जाएगा। H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक बात तो कंफर्म है कि दीज आर एसिड्स। अब बात करते हैं व्हाट इज द बेसिसिटी। अब बेसिसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो बेसिसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, एक सिंपल डिफिनीशन, सिंपल टर्म समझिए बेटा, द नंबर ऑफ H प्लस आयन furnished by an acid in aqueous medium, is called as acid।
medium is called as acid, called as basicity of acid, called as basicity of acid, called as basicity of acid। समझिए, एसिड की बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई भी एसिड वाटर में डालने के बाद जितने H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है वही उसकी क्या कही जाएगी, बेसिसिटी कही जाएगी। क्लियर? अब हमको क्या देखना है, अब आप ध्यान से समझो, HCl ने वाटर में डालने के बाद कितने H+ आयन प्रोवाइड किया बेटा, एक H+ आयन प्रोवाइड किया, तो हम बोलेंगे कि इस HCl की बेसिसिटी क्या है, 1 है। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 वाटर में डालने के बाद कितने H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है, 2 H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी बेटा, 2 हो जाएगी। H3PO4 को आप देखो कितने H+ आयन प्रोवाइड किया, 3, तो हम इसको कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 3 होगी। क्लियर? तो बेसिसिटी हम ऐसे देख करके बता सकते हैं। अब कुछ का तो थोड़ा एक्सेप्शन भी है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर के बाद। ये बात तो आपको कंफर्म हो गई होगी। कुछ टर्म्स आते हैं बेटा, कभी कभी डायरेक्ट बेसिसिटी या कोई कंपाउंड नहीं देगा, हमसे कहेगा कि ये कंपाउंड है और उसके लिए टर्म यूज करता है। टर्म क्या यूज करता है वो समझो आप। बेसिसिटी क्या है, 1 है, ठीक है। बेसिसिटी 1 है तो जिसकी बेसिसिटी 1 होगी उसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। समझिए, HCl इज ए मोनोबेसिक एसिड। HCl कैसा एसिड है, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक मतलब बेसिसिटी क्या, 1, लेकिन कंपाउंड क्या है, वो एसिड है। क्लियर? H2SO4 की बात करें तो इसके लिए बेसिसिटी क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड। इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग कि H2SO4 क्या है, डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है। H3PO4 की बात करें, कितने H+ आयन प्रोवाइड किया, 3, बेसिसिटी क्या हुई, 3 हुई, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ट्राई बेसिक एसिड है। अब बेटा अगर कंपाउंड दे दिया, कंपाउंड का नाम दे दिया हमको या फार्मूला दे दिया, तब तो हम बता सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी ये, इसकी बेसिसिटी ये होगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देगा कि एक हमारे पास डाई बेसिक एसिड है। अब डाई बेसिक हम लोग समझते हैं, डाई बेसिक का मतलब क्या है, तो डाई बेसिक क्या शो कर रहा है कि वो कंपाउंड कितने H+ आयन प्रोवाइड करता है जब उसको एक्वस मीडियम में डाला जाएगा। क्लियर बात बेटा? तो ये टर्म हम लोग यूज करते हैं, डाई बेसिक, मोनोबेसिक या ट्राई बेसिक यूज करते हैं, उसकी बेसिसिटी के बेसिस पर इसको हम लोग वो कर रहे हैं। अब इसको बेटा, अब इस एसिड का जो हमारे पास HCl था, जो हमारे पास H2SO4 था, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना था हमको। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझो आप। फार्मूला क्या है बेटा कि अगर हमको किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो जिस एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है उस एसिड का आप क्या ले लोगे, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और उस मॉलिक्यूलर मास को हम उस एसिड की बेसिसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके उस एसिड का क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब सपोज करो HCl की बात हम करें, हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। समझो बेटा, अब HCl का हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अब बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1,
क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, तो हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5। अब बताओ इसकी बेसिसिटी क्या है, HCl की 1 है, इस 1 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारा 36.5। तो HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, 36.5 हुआ। हमसे कहा गया कि इक्विवेलेंट वेट आप H2SO4। अब देखो हाइड्रोजन की 2 एटम तो एटॉमिक मास कितना हुआ, 2 हुआ। सल्फर का एटॉमिक मास बेटा हो जाता है 32, ऑक्सीजन का 16, 4 एटम को कंटेन कर रहा है, 64 हुआ, तो ये हुआ 64। बताओ बेसिसिटी क्या है, 2 है, तो ये आएगा 98 डिवाइडेड बाई 2, इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 49। क्लियर है? तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49, और ये वैल्यू अगर आपके जो कॉमन कंपाउंड है, एसिड है, उनका आप इक्विवेलेंट वेट अपने दिमाग में रखो, क्योंकि कैलकुलेशन अब इतना करने में टाइम आपका बच जाएगा। अब HCl का है, सिंपल से दिमाग बात सेट हो कि 36.5 होगा, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 49 होगा। ये आपको अगर दिमाग में बना रहे, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, फिलहाल निकाल सकते हो आप ऐसे। क्लियर बात? सेम चीज बेटा हम लोग करने जा रहे हैं किसके लिए, एसिड के लिए। अब यहीं पर एक एक्सेप्शन मैं दिखा दूं, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसकी, बेस की। एक्सेप्शन क्या है, सुनिएगा ध्यान से बेटा। एक नोट करके आप इसको कर लीजिएगा, नोट करके मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि हमको कंफ्यूजन होता है इसको देख करके जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको। सपोज करिए बेटा हमको दे दिया जाए H3PO2, एक हमको दे दिया जाए H3PO3, और तीसरा हमको दे दिया जाए H3PO4। ये बेटा अगर कहा जाए तो These are acids, ये सब के सब क्या हैं, एसिड। अब क्या है, एसिड है अगर, तो इनके किसकी जरूरत होगी हमको बेटा, बेसिसिटी की जरूरत होगी। अगर इनका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो तो इन तीनों की क्या चाहिए, बेसिसिटी चाहिए। और देख करके अगर फार्मूले से आप कहोगे तो आप कहोगे इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 3 होगी, इसकी भी बेसिसिटी क्या होगी, 3 होगी, इसकी भी बेसिसिटी क्या होगी, 3 होगी, जबकि गलत है। देखने में लग रहा है 3H+ दिख रहा है, 3H+ हाइड्रोजन दिख रहा है 3 और 3H+ प्रोवाइड का, ऐसा नहीं। यहां पर बेटा हमको थोड़ा सा इनका, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इनके बॉन्डिंग की भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको इनको दिखा दे रहा हूं, इनकी बॉन्डिंग पर हमको जाना पड़ेगा इनकी बेसिसिटी के लिए। अब बेटा सपोज करो हम बात करें किसकी, H3PO2 की, तो इसकी जो एक्चुअल में बॉन्डिंग होती है कुछ ऐसी होती है। ये H3PO2 हमारा। अगर हम बात करें किसकी, ये H3PO3 की, तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है बेटा, इसकी बॉन्डिंग ये है, ये। और H3PO4 की बात करें तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है, इसकी बॉन्डिंग ये है, ये। समझिए? क्लियर? अब बात यह है कि हमने कैसे कहा कि इनकी तीनों की बेसिसिटी अलग अलग होगी, 3 नहीं होगी। बेटा एक बात आप समझो, दुनिया के 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, आप इतना तो जानते ही होंगे आप, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एक टेंडेंसी होती है, पावर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। पीरियडिसिटी और पीरियडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे, लेकिन यहां पर देखा जाए तो 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एंड थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन। इनके पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। फर्स्ट नंबर पर कौन, फ्लोरीन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन। क्लियर? अब एक बात बोली जाती है, लाइन में रिपीट बोल रहा हूं बेटा,
the hydrogens which are directly attached with most electronegative atoms like fluorine, oxygen or nitrogen called as acidic hydrogen or active hydrogen, and that active hydrogen or acidic hydrogen represent the basicity of that acid. रिपीट कर दूं कि वे हाइड्रोजन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, कौन कौन से एटम से, फ्लोरीन से जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन। और वही एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन उस एसिड की किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप अगर इसको समझ गए होगे बेटा, तो हमको देखना क्या है कि कितने हाइड्रोजन, फ्लोरीन अगर है तो फ्लोरीन से कितने जुड़े हैं, ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कितने जुड़े हैं, डायरेक्टली कितने जुड़े हैं, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने अटैच है, जुड़े। अब बताओ आप कितने हाइड्रोजन है यहां पर, 3। लेकिन क्या ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, नहीं। किससे अटैच है, फास्फोरस से। लेकिन ये हाइड्रोजन किससे अटैच है बेटा, ऑक्सीजन से। मतलब ये हाइड्रोजन हमारा कौन सा हाइड्रोजन कहा जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कैसा हुआ बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। थोड़ा सा एक बात समझ लो, आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, शेयरिंग होती थी, तो ये जो बॉन्ड बना होगा सिंगल बॉन्ड बेटा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन किसका था, ऑक्सीजन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका था, हाइड्रोजन का। हमने क्या कहा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने यहां पर, 2, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन का। लेकिन टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की किसके पास ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास। तो जैसे ही आप H3PO2 को वाटर में डालते हो, तुरंत क्या होगा कि ये ऑक्सीजन ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, और जब अट्रैक्ट कर लेगा तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो इस पर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, और इस पर चार्ज कैसा हुआ, निगेटिव, H+ के फॉर्म में बाहर आ रहा है कि नहीं बेटा, इसलिए इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन नाम दे रहे हैं। क्लियर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, फास्फोरस के पास इतनी पावर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नहीं है कि इस बॉन्ड को वो ब्रेक करा पाए, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करा पाए। क्लियर। तो इसीलिए जब हम इस डिसोसिएशन को याद रखना हमको, जब हम H3PO2 को वाटर में डालते हैं तो ये पार्ट तो साथ में रहेगा। कितने H+ दिया बेटा, H+ को हमने लिखा ये H+, साथ में ये पार्ट पूरा साथ में क्या बचा बताओ, H2PO2। कितना चार्ज होगा इस पर, माइनस, जब इस पर प्लस तो इस पर माइनस। तो देख रहे हो आप कितनी बेसिसिटी है, 1। दिखने में क्या लग रही थी, 3। क्लियर। यही बात यहां पर अब आप समझ जाओगे, यहां पर भी वही है। अब बताओ क्या ये हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है, नहीं है। किससे अटैच है, फास्फोरस से, तो एसिडिक नहीं होगा। लेकिन ये एसिडिक होगा कि नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, यहां पर अट्रैक्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर निगेटिव, इस पर चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव हुआ। यहां पर भी वही केस होगा, ये माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ कितने एक्टिव हाइड्रोजन, 2। इसीलिए जब हम H3PO3 को वाटर में डालेंगे तो कितने H+ आयन प्रोवाइड किया बेटा, 2 H+। अब प्लस ये साथ में पूरा क्या रहा बताओ, HPO3। अब जब इस पर 2 प्लस तो इस पर चार्ज कितना, -2। बेसिसिटी क्या हुई बेटा, 2 हो गई। इसकी बेसिसिटी हो गई, इसकी बेसिसिटी हो गई 2, सॉरी ये हो गया 2H+। क्लियर। यही बात यहां पर आ जाओ, कितने अब दिख रहा है सबको,
ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। मतलब तीनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक हुए। इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इस पर निगेटिव पॉजिटिव, इसने अट्रैक्ट किया निगेटिव पॉजिटिव, इसने अट्रैक्ट किया निगेटिव पॉजिटिव। कितने H+ आयन प्रोवाइड किया बेटा? 3H+। बचा हुआ पार्ट क्या बता दो? PO4 क्या? -3। बेसिसिटी क्या हो गई बेटा? 3। क्लियर? H3PO2 की बेसिसिटी 1, H3PO3 की बेसिसिटी 2, H3PO4 की बेसिसिटी 3। पहले देखने में क्या लगा होगा हम लोगों को कि तीनों की बेसिसिटी क्या होगी? 3 होगी, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियर? अब फार्मूला हमारा क्या था बेटा? अगर इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय कितना करोगे? बेसिसिटी 1। इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इसके मोलिकुलर वेट को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। इसके मोलिकुलर वेट को किससे डिवाइड करते हो? 3 से डिवाइड कर दोगे। आओ हम लोग कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको हटा दे। तो अब इन तीनों का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। देख लो, अब हमसे कहा गया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2। देखो हाइड्रोजन बेटा 3, फास्फोरस कितना हुआ? 31, ऑक्सीजन का बता दो 32, 2 एटम है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हुआ आपका 66 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? अब यही बात आपका अगर हमसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3, बेटा हाइड्रोजन के 3 एटम, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 48 हो जाएगा 3 एटम। कितने से डिवाइड कर दोगे? 2 से कर लोगे। और लास्ट हमारा कौन सा है बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 बता दो। हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 64 डिवाइडेड बाय 3। आंसर बेटा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये हुआ बेटा एसिड के लिए। कोई एसिड दिया रहेगा और एसिड दे करके हमसे क्वेश्चन कह देगा कि ये एसिड है, उसका इक्विवेलेंट वेट बता दो। क्लियर? अभी हम लोग क्वेश्चन पे भी और आ रहे हैं, लैंग्वेज पे कैसे क्वेश्चन पूछता है बना करके, उस पर बात कर। थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेते हैं बेस की। तो बेटा बेस के लिए हम लोगों ने क्या बोला था बताओ? बेस क्या था? बेस क्या था कि वो कंपाउंड जो वाटर में डालने के बाद OH- आयन प्रोवाइड किया, वही क्या हुआ? बेस हुआ। अब जितने OH- आयन प्रोवाइड करेगा, सुनेगा, तो वहां पर एसिड के लिए क्या टर्म बोला? बेसिसिटी। तो बेटा बेस के लिए टर्म आता है एसिडिटी का। अब एसिडिटी क्या होगी? नंबर ऑफ OH- आयन furnished by a base in aqueous medium। aqueous समझ रहे हो आप? in aqueous medium called as क्या? एसिडिटी ऑफ बेस। एसिड की बेसिसिटी, लेकिन बेस की एसिडिटी। क्लियर? अब एग्जाम्पल की बात करें बेटा, सपोज करो हम लोग कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, वाटर में डाला बेटा, क्या देगा? यानी प्लस दिया, OH- आयन दिया, क्या होगा? बेसिसिटी। अब बताओ कितने OH- आयन प्रोवाइड किया बेटा? 1।
तो इसकी जो एसिडिटी होगी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो क्या हो गई 1। ऐसे अगर हमने कहा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो आप, MgOH का होल ट्वाइस। अब इसको अगर हम ब्रेक कराते हैं तो Mg पर +2 चार्ज हुआ और ये हो जाएगा 2OH-। अब बताओ कितने OH- आयन प्रोवाइड किया 2, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी बेटा, इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2। क्लियर। अब जैसे टर्म हमने एक बोला था मोनो एसिडिक, मोनो बेसिक, डाई बेसिक ना, वैसे ही यहां पर बेस के लिए भी टर्म आएगा, बेस के लिए भी टर्म आएगा। अगर एसिडिटी 1 है तो उस बेस को हम लोग बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। अब हमसे कह दिया कि मोनो एसिडिक बेस है तो इसका मतलब है वो बेस, लेकिन वाटर में डालने के बाद कितने OH- प्रोवाइड करेगा 1, ये समझना पड़ेगा हमको। ठीक है। अब जैसे इसकी एसिडिटी क्या है 2 है, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे डाई एसिडिक बेस बोल देंगे। इसका मतलब हुआ कि इसकी बेस एसिडिटी क्या है 2 है। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर कह दिया ट्राई एसिडिक बोल दिया, ट्राई एसिडिक मतलब कितने OH- दे रहा होगा 3, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। क्लियर है। तो ये बात सबको समझ में आई बेटा। अब यहां पर बात आती है कि अब इस बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने एसिड के लिए बात किया वैसे बेटा हम लोग बेस के लिए भी बात करेंगे। तो बेस के लिए अगर हमको बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो सेम एकदम वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो एसिड का चला था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस अगर कैलकुलेट करना है तो उसका हमको क्या लेना पड़ेगा, मोलिकुलर मास बेटा, और उस मोलिकुलर मास को उस बेस की, बताओ क्या, बेस की एसिडिटी, बेस की एसिडिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब सपोज करिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। अब बताओ बेटा, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का 1। बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या थी 1 थी, 1 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 40। क्लियर। आपसे कहा गया कि यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और उसका इक्विवेलेंट वेट बता दो। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालो, कैल्शियम का एटॉमिक मास बेटा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 16 + 1 17, 17 2 जा 16 ऑक्सीजन का 1 हाइड्रोजन का, तो 16 + 1 17 और ट्वाइस है तो 34 हो जाए, कितना हुआ 34। तो 34 बताओ इसकी बेसिसिटी क्या, सॉरी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी 2 होगी, क्योंकि 2 OH- आयन देगा, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ 74 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 37। ओके बेटा। तो एक तो कोई एसिड दिया रहेगा, कोई बेस दिया रहेगा और उसको देकर के हमसे कहेगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, आप बता दो। आप उसकी एसिडिटी बेसिसिटी चेक करके आप बता सकते हो, सिंपली निकाल सकते हो क्या होगा। क्लियर। अब जैसे हम लोगों को जो लैंग्वेज अभी मैं बार बार आपसे रिपीट कर, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक या मोनो बेसिक, डाई बेसिक, तो उस पर एक क्वेश्चन आप देख लो उसको। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम लोग। एग्जाम्पल ये है, ए मोनो बेसिक acid having molecular mass 3m। मोलिकुलर मास उसका क्या 3m है, m मतलब उसमें है, उसका मोलिकुलर मास क्या है 3m। What
इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अब बताओ कंपाउंड एसिड है बेस बेटा, ये टर्म क्या शो कर रहा है, एसिड है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो उस एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको मैं दे दे रहा हूं, ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन थोड़ा सा देख लो, इस पे आपको ऑप्शन मान लो आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है m/2, सेकेंड ऑप्शन है बेटा 3m/2, थर्ड ऑप्शन है आपका 5m/2 और फोर्थ ऑप्शन है आपका m। ये ऑप्शन ठीक। अब आ जाओ थोड़ा सा बेटा, ये बताओ कैसा है ये, मोनो बेसिक बोला है, एक काम करते हैं इसको हम मोनो बेसिक ना करके डाई बेसिक बना दें, थोड़ा सा इसको ये डाई बेसिक कर दो, इसको आप डाई बेसिक ऐसे। अब डाई बेसिक है, इसका मतलब क्या है बेटा कि उसकी बेसिसिटी 2 है, इसका मतलब वो एसिड वाटर में डालने के बाद कितने H+ दे रहा होगा, 2। क्लियर। तो अब उसका इक्विवेलेंट वेट, अब बताओ फार्मूला क्या था बेटा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई क्या, बेसिसिटी। मोलिकुलर मास क्या दिया है बेटा 3m, बेसिसिटी क्या हुई 2, आंसर क्या आया 3m/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर है बेटा। तो यहां से एक हम लोगों ने देखा ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद बेटा अब हम लोग इसी इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ले चल रहे हैं कि सपोज करो कि हमारे पास कोई साल्ट दिया हुआ हो, अब उस साल्ट से हमको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो, साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो। साल्ट समझ रहे हो, जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, सोडियम सल्फेट क्या है, साल्ट है। तो वहां पर अगर साल्ट हमको दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो अब आते हैं बेटा हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट्स। एसिड की बात किया, बेस की बात किया, और एसिड और बेस के बीच जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बेटा, साल्ट बनता है ना। अब बात यहां पर आती है, सिंपल एक बात मैं बोल रहा हूं आपसे, फार्मूला क्या है बेटा, अगर हमको किसी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उस साल्ट का आप मॉलिक्यूलर मास ले लेना। क्या ले लेना, मॉलिक्यूलर मास। अब एक बात मैं आपको पहले बता दूं बेटा, देखा भी होगा, जानते भी हो सकता है आप, कोई भी अगर कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड हो जो आयन बनाता, तो उस कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा जस्ट उसका अपोजिट चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि किसी पर जो कैटायन हो उस पर 3+ हो और एनायन पर -2, ऐसा नहीं होगा। चार्ज इक्वल होंगे, नंबर उनका वेरी कर सकता है, आयंस का नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन चार्ज वेरी नहीं करेगा। बात समझ पा रहे? और जैसे मान लो एक एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे हमने कहा कि MgCl2 है, तो MgCl2 को अगर ब्रेक कराते हो तो Mg पर +2 चार्ज आता है, 2Cl पर -Cl पर दिखाया था आपको कल, -1 चार्ज होता है। चार्ज देखो कितना चार्ज हुआ, -2, 2 × -1, ये कितना चार्ज हुआ, +2। चार्ज से इक्वल है। क्या आयंस का नंबर सेम है, Mg के कितने आयन हैं 1, लेकिन Cl- के कितने आयन हैं 2। आयन डिफर कर सकते हैं लेकिन चार्ज डिफर नहीं करेगा, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। ठीक है, तो इसको बताने का मतलब ये था कि अगर हमको साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ले लेना है, और उसके मॉलिक्यूलर मास को क्या करना है, उस साल्ट पर में प्रेजेंट टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज से उसको डिवाइड कर दो, या तो पॉजिटिव, अब दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप। क्यों ले सकते हैं किसी एक को, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है, चार्ज तो इक्वल होंगे, निगेटिव पॉजिटिव तो हमको पुट करना नहीं है न्यूमेरिकल करते समय,
रखना वैल्यू पॉजिटिव में ही है। तो चार्ज चाहे पॉजिटिव आप पकड़ सकते हो, पॉजिटिव देख लो, और निगेटिव ले सकते हो, निगेटिव जो आपके लिए इजी हो वो ले लो, चाहे आप टोटल पॉजिटिव ले लो चाहे टोटल निगेटिव ले लो, और डिवाइड करके आप उस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, हमने कहा बेटा कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और इस सोडियम क्लोराइड का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब आप बताओ, सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, और अगर सोडियम क्लोराइड को हम ब्रेक कराते हैं तो Na+Cl- होता है। अब बताओ कितना पॉजिटिव है, 1+, निगेटिव भी 1+, चाहे पॉजिटिव लेना है चाहे निगेटिव लेना है, कितने से डिवाइड कर दो बेटा, 1 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 58.5। कितना आया, 58.5 हमारा आंसर आ गया। ये इक्विवेलेंट वेट किसका, NaCl का। क्लियर। अब यहीं पर बात आती कि सपोज करो कि हम ब्रेक नहीं करा पा रहे, डिसोसिएट नहीं करा पा रहे। क्लियर। अब डिसोसिएट नहीं करा पा, डिसोसिएट मतलब आयंस में हम तोड़ ही नहीं पा रहे, हम चार्जेस को भूल गए कि यार इस पर कितना चार्ज था, इस पर कितना चार्ज था, और जब उसको हम मिस कर जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उसके लिए तरीका समझो थोड़ा सा। सपोज करो बेटा कि हमको एग्जाम्पल देखो, आप बहुत ध्यान से इसको समझना है, हमको दे दिया जाए Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, जानते ही होंगे उम्मीद करता हूं, क्या किसका फार्मूला है ये, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला है। सल्फेट आपको बताया था SO4 "। अब आपसे कहा बेटा कि इस एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। अब आपको बहुत, अब आप सल्फेट तो आप समझ पा, एल्युमिनियम पर भूल गए आप, या किसी पर भूल जाओ, बहुत परेशान नहीं होना बेटा, सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल सकते हो, उम्मीद कर सकता हूं। देखो कैसे, अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास की, तब चार्ज की बात करते हैं। बेटा एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, 2 एटम को कंटेन कर रहा है, तो 27 2 जा कितना हुआ, 54, प्लस थोड़ा इस पर आ जाओ, सल्फर कितना हुआ बेटा 32, ऑक्सीजन कितना हुआ 64, 4 एटम इनटू क्या करना पड़ेगा बेटा 3। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि सल्फेट का होल थ्राइस है, तो ये मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात सबको समझ में आई। अब हमको जरूरत क्या थी, प्रॉब्लम हमको कहां हो रही थी, चार्ज क्या होगा, हम नहीं तोड़ पा रहे इसको, मान लो। तो बेटा एकदम ये बताओ, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वही चार्ज कितना 6, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, 6 से सॉल्व करोगे, आंसर आपका बेटा ये आ जाएगा। कोई डाउट। अब जैसे और एग्जांपल हम लोग देख लें, ये बात सबको समझ में आई बेटा। अब सपोज करो कि हमसे कह दिया कि और एक दो एग्जांपल और देख लो आप पहले। सोडियम फास्फेट दे दिया, मान लो सोडियम फास्फेट फार्मूला जानते हो, Na3PO4, एक पार्ट ये बनेगा एक पार्ट ए बनेगा। अब हमको चार्ज नहीं पता, इसका मतलब इसका क्या है कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट यहां से 4 नहीं है, PO4 कल दिखाया था आपको, PO4 कितना चार्ज था -3, मतलब वो पूरा है। अभी पीछे भी हम लोगों ने StPO4 पे बात किया। तो अब हमसे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना था, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, बताओ। सोडियम का 23 इंटू क्या 3, इंटू क्यों किया 3 एटम, प्लस इधर आ जाओ, फास्फोरस कितना 31, प्लस ऑक्सीजन कितना 64, ऐड कर लोगे, डिवाइडेड बाय, बताओ अब चार्ज क्या आना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट क्या बेटा
3 और इसका कोएफिशिएंट 1, कितना हुआ 3, डिवाइड करो आंसर। क्लियर बात। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है। क्या प्रॉब्लम आएगी बेटा? सपोज करो कि यही जो अभी हमने आपको एल्युमिनियम सल्फेट दिया हुआ था और आपसे कहा कि इस एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट बता दो। अभी तो हमने पूरे कंपाउंड का बोला, क्लियर है? अब हमसे कहा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। अब यहां पर क्या करना है बेटा? एकदम तरीका वही है हमारा। यहां पर जिसका भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट एल्युमिनियम का निकालना है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, 2 एटम है, कितना वो बता दो? 54। वही काम करना है अपॉन टोटल चार्ज, कितना हुआ बताओ? 6 हुआ। एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट हो गया 9। क्लियर? अब कभी कभी हमको आयंस दे दिए जाएंगे, देख लो, उस पे भी देख लो। आयंस मतलब कैटायन हो, एनायन हो, उस पर दे दिया जाए और उस पर आपसे पूछा जाए कि इनका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। एकदम सिंपल सा ये सब फार्मूले चलते हैं। देखो, अब अगर हम कहें इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, एकदम आसान तरीका बेटा, वही चीज हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो जिस आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास ले लेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे? आयनिक मास। चलो, उसका आयनिक मास ले लेंगे और उसके आयनिक मास को उस पर प्रेजेंट चार्ज से, अब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, उससे डिवाइड कर देंगे, उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल की हमसे बात किया, हमसे कहा कि यार सल्फेट आयन दे दिया। अब कहा जाए कि सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट बताओ। SO4 है ये इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा। क्या करना है हमको? इसके आयन का मास ले लो। आयन का मास वैसे ही आएगा। सल्फर का क्या होगा बेटा? 32। ऑक्सीजन का क्या हुआ? 64, 4 एटम डिवाइडेड बाई चार्ज। बोलो, अब ये हो गया हमारा कितना? 96 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 48। एकदम सिमिलर सी बात, पीछे वाली बात हम लोग कर रहे हैं, बस वहां पर फार्मूला बदल रहा था थोड़ा सा। टोटल चार्ज को काउंटिंग कर रहे थे। टोटल चार्ज से मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ मतलब किससे है? हम लोगों को उस पर प्रेजेंट चार्ज क्या है। क्लियर बात बेटा? अब ये हो गया हम लोगों का इक्विवेलेंट वेट। अब इस पर हम लोग बात कर, इसी को आगे कंटिन्यू करना है। एक टर्म आता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम का, तो आज इसी पे रोकते हैं इसको, कल हम लोग बात करते हैं फिर से। थैंक यू। मतलब कंक्लूड कर लेते हैं।